आप देखो लास्ट क्लास में हमने एनर्जी ज्ञात कर ली थी, ठीक है ना। अब देखो हम इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए आज जो अब देखो दो टॉपिक बचे हैं। एक तो आपके लॉरेंज स्थानिक बल, ठीक है। दूसरी चीज आपके इसके अंदर बची है क्लासियस मोसेटी समीकरण, ठीक है ना। इसमें तो क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो बल तो अपने आप ही आपको मालूम है, F वेक्टर बराबर क्या होता है, ई वेक्टर निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के बल बोलो या फिर क्या बोलो, क्षेत्र बोलो, एक ही बात। फील्ड निकल गया तो बल निकलने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ क्या करना है, आवेश के परिणाम से गुणा करना है, उसका और कुछ भी नहीं करना है। दूसरी है क्लासियस मोसेटी इक्वेशन। ये जो है, ये आपके पास में जो माध्यम है, उस माध्यम के परावैद्युतांक की ये क्या होती है, इक्वेशन होती है, जो कि उस माध्यम के अंदर जो परमाणु अणु उपस्थित होते हैं उनके द्रव्यमान और साथ ही साथ में डेंसिटी और किसके बीच में परावैद्युतांक के मध्य एक रिलेशन को प्रदर्शित करती है। वो रिलेशन जो होता है वो हमेशा किस वैल्यू को प्रदर्शित करता है, कांस्टेंट वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ये हमें याद करना है, ठीक है। कोशिश करेंगे दोनों हो जाए, नहीं होगा तो एक तो करवा ही देंगे, ठीक है। अब देखो अब सबसे पहले पढ़ते हैं लॉरेंज स्थानिक बल या क्षेत्र। अब देखो लॉरेंज स्थानिक बल या क्षेत्र क्या होता है, मतलब आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि ये है क्या। देखो देखो नॉर्मली आप जैसे देखते हो तो कोई भी आपके पास में पदार्थ है, पराविद्युत पदार्थ, तो विद्युत रूप से क्या होता है, कुचालक होता है। जब तक आप उसके बाहर से कोई भी किसी प्रकार का कोई भी विद्युत क्षेत्र, जैसे कि अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है, तो उसके ऊपर बाहर से किसी प्रकार का कोई भी डाइपोल नहीं होगा, उसके ऊपर पहले से कोई भी डाइपोल उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब तक आपने पराविद्युत पदार्थ के और बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया तब तक उसमें कोई डाइपोल प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही आपने कोई भी, जैसे मान लो कि ये पराविद्युत पदार्थ है, ठीक है, इसके ऊपर बाहर से आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, बराबर और समान रूप से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सम्मान संपाती होने की जगह पे ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। अब देखो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश वो क्या हो जाएंगे, अपने आप से अपनी जो संपाती पोजीशन है उससे क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। जब दूर हटेंगे तो उस वजह से इनके आवेशों के मध्य क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके वजह से इनके ऊपर क्या होगा, द्विध्रुव उत्पन्न होगा, ठीक है। अब आपके पास में द्विध्रुव के कारण क्या है, एक प्लस आवेश और माइनस आवेश। अब देखो अब यहाँ पे जो ये इसका ध्रुवण होता है ना इस पदार्थ का, अगर ध्रुवण के अंदर आप देखो जैसे द्विध्रुव उत्पन्न हुआ, उस द्विध्रुव के कारण भी इस पदार्थ के ऊपर क्या हो जाए, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। एक तो आपने बाहर से अप्लाई किया, बाहर से अप्लाई किया तब पदार्थ के अंदर क्या हुआ, प्लस और नेगेटिव आवेश के रूप में एक डाइपोल का निर्माण हुआ। उस डाइपोल के अंदर उपस्थित प्लस और माइनस आवेश के कारण इसके अंदर एक और अगर फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो इस पदार्थ के ऊपर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। मतलब इसके ऊपर जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके क्या होंगे, दो मान होंगे, ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर ऑफ पी। कैसे, पी आप ऐसे पी बोल सकते हो या फिर इसको और क्या बोल सकते हो, ई एक्सटर्नल प्लस ई वेक्टर लोकल। लोकल मतलब जिस जगह पे आप के ये प्रोड्यूस हो रहा है, कहां पे हो रहा है, पराविद्युत पदार्थ के ऊपर ये प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब एक तो बाहर से आपने लगाया, फिर इसके ऊपर जो लगने के कारण जो आवेश अलग अलग हुए, द्विध्रुव उत्पन्न हुआ, उस द्विध्रुव के अंदर भी प्लस माइनस आवेश है, तो उस प्लस माइनस आवेश के कारण फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया जो कि इसके ऊपर इफेक्ट डाले। तो टोटली इफेक्टिव फील्ड क्या होगा, इसके अंदर दो प्रकार के इफेक्टिव, दो प्रकार के बल के बराबर होगा, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा लोकल, जो उसके स्थान जिस स्थान के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है, मतलब पराविद्युत पदार्थ के अंदर ये उत्पन्न हुआ है द्विध्रुव के कारण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये लोकल फील्ड जो होता है, जो कि द्विध्रुव के कारण जो फील्ड उत्पन्न होता है ना, उसी फील्ड को कौन सा फील्ड बोला जाता है,
स्थानिक बल या फिर स्थानिक, मतलब द्विध्रुव के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो वो क्षेत्र जो कि इसका क्या करता है, कंप्लीट पोलराइजेशन। क्योंकि अब देखो मैली द्विध्रुव के कारण या फिर बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दोनों ही मिला के करेंगे क्या, इसका पोलराइजेशन ध्रुवण ही करेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। नॉर्मली आप देखते थे जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, ओनली फॉर ओनली पोलराइजेशन या ध्रुवण जो होता है वो किसके कारण होता है, बाह्य क्षेत्र के कारण होता है, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन अगर बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण के साथ साथ में अगर अंदर डाइपोल के अंदर उपस्थित आवेशों के कारण भी इसके ऊपर पोलराइजेशन के पराविद्युत पदार्थ के पोलराइजेशन या ध्रुवण के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मतलब अब यहाँ पे जो ध्रुवण होगा पदार्थ का वो क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। एक तो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी होगा, दूसरा जब बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से पदार्थ के अंदर जो द्विध्रुव उत्पन्न हुए उनके कारण भी इसका अगर पोलराइजेशन होता है तो इस प्रकार के क्षेत्र को या बल को हम कौन सा क्षेत्र या बल बोलेंगे, स्थानिक बल या फिर स्थानिक क्षेत्र। मतलब बाहर तो आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मतलब उसी के कारण एक और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ना, तो इस वजह से इसका पोलराइजेशन है ना वो दो कारणों से होगा, दो वजह से, दो तरीके से होगा। मतलब एक तो पोलराइजेशन बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, दूसरा अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोड्यूस हुआ है उसके कारण होगा। तो टोटल पोलराइजेशन कितने भागों से होगा, कितने प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा, एक तो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टोटल पोलराइजेशन होगा। तो इस कंडीशन में जो ये पोलराइजेशन जो होता है ना, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो अतिरिक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हुआ है, उसी अतिरिक्त इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर स्थानिक वैद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखो डेफिनेशन जो आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। मतलब ये जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने देखा ना बाहर से अपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसके आंतरिक सतह और बाह्य सतह के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होने के कारण एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो आप देखो यहाँ पे टोटली इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पराविद्युत पदार्थ के ऊपर कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब पदार्थ पर प्रभावी विद्युत क्षेत्र, उसके ध्रुवण क्या हुआ, ई इफेक्टिव इक्वल्स टू ई वेक्टर एक्सटर्नल प्लस ई वेक्टर लोकल, इसके बराबर होगा। अब देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या ले लेते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, ठीक है। इसकी एक प्लेट के ऊपर कौन सा आवेश, प्लस आवेश, एक के ऊपर नेगेटिव आवेश। अब देखो ये फील्ड, ये जो आवेश है, ये आवेश कैसा है, मुक्त आवेश है। मतलब अपने इसके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी पोलराइजेशन नहीं हुआ, मतलब पोलराइजेशन के कारण ना उत्पन्न हुआ, मतलब चार्जिंग के दौरान इसके ऊपर जो आवेश है वो कौन सा है, पॉजिटिव आवेश। तो इस आवेश के कारण जो आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा है, क्योंकि एकांक पृष्ठ के ऊपर क्या है, आपके क्यू आवेश वितरित किया गया है। और ये आवेश कैसा है, फ्री कंडीशन के अंदर, किसी प्रकार के ध्रुवण वगैरह के कारण नहीं, इसलिए इसके कारण जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको कैसी चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे, ठीक है। अब देखो उसके बाद में मान लो कि इसके अंदर हमने क्या किया, एक पराविद्युत पदार्थ रखा, ठीक है, पराविद्युत पदार्थ रखा, तो ये बाहर वाला आवेश जो है उसके कारण इस पराविद्युत पदार्थ के सतह के ऊपर क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्रेरित हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पे जब तक पराविद्युत पदार्थ नहीं है तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगेगा, ये तो समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उसकी वजह से इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, डाइपोल प्रोड्यूस होगा। क्योंकि आप देखोगे प्लस से माइनस दोनों प्लेटों के मध्य क्या है, दो प्रकार के आवेश है, एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस है, मतलब इन प्लेटों के मध्य क्या है, डाइपोल मूवमेंट तो है, द्विध्रुव आघूर्ण तो है, क्योंकि कुछ ना कुछ इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस है दो प्रकार के आवेशों के मध्य। तो यहाँ से क्या होगा, प्रेरण के कारण एक के ऊपर प्लस और एक से एक के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। तो कुल मिला के देखोगे पराविद्युत पदार्थ के अंदर ऐसा ही प्लस माइनस आवेश का क्या होगा, इसके अंदर प्रेरण होगा। तो मान लो कि इसी के अब इसके अंदर जो ये प्लस और माइनस आवेश जो प्रोड्यूस हुआ है प्रेरण के कारण, उसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मान तो क्या है E, ये हमें पता है। अंदर जो ये प्लस और माइनस आवेश जो और उत्पन्न हुआ है, इसके कारण लोकल फील्ड का मान क्या होगा, स्थानिक क्षेत्र का क्या मान है वो हमें ज्ञात करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक क्या मान लेते हैं, परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक गोलाकार आकृति ले लेते हैं, जिसके अंदर क्या है, रैंडम रूप से क्या है, डाइपोल्स जो है वो क्या हुए, प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है -1 -प्लस ये क्या है, एक डाइपोल है एक प्रकार से, और कुछ भी नहीं है। मान लो कि अगर हमने एक कोई भी इसके अंदर से छोटी सी गोलाकार आकृति की गुहिका ली, अगर हम उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर लेते हैं ना, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे परावैद्युत पदार्थ के कारण कितना स्थानिक क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वो ज्ञात हो जाएगा तो टोटली इसके ऊपर इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी हमारे क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब देखो क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आवेश है, तो आधा सिरा जो कि नेगेटिव की तरफ है उसके कारण इसके सिरों के ऊपर भी आवेश होगा पॉजिटिव, और आधा सिरा जो दूसरी तरफ पॉजिटिव उसके कारण भी आवेश कौन सा उत्पन्न होगा, नेगेटिव। अब देखो, अब आपके पास में ये इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस समांतर प्लेट संधारित्र के लिए लिखना चाहोगे तो इसके पास में कितने भाग होंगे, टोटली 4 भाग होंगे। 4 भाग कौन से, इसलिए अब यहाँ पे इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसके ऊपर, संधारित्र की प्लेट के ऊपर, संधारित्र के अंदर जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, E1 E इफेक्टिव वेक्टर बराबर क्या आएगा आपके E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4। कितना, अब देखो 4 टर्म्स है, 4 टर्म कौन किस की है। अब देखो सबसे पहली टर्म तो किसके कारण की है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसके कारण उत्पन्न हुआ है, संधारित्र की प्लेटों के ऊपर उपस्थित मुक्त आवेश के कारण, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर जो है ना, वो क्या होगा, इन प्लेटों के सिरों के ऊपर जो ये ध्रुवण के कारण या फिर बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो द्विध्रुव उत्पन्न हुए उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा आपके E2, मतलब पोलराइज आवेश के कारण, प्रेरित आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा आपकी E2। थर्ड आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस गोलाकार गुहिका जो है उसके ऊपर ये जो परावैद्युत पदार्थ के सिरों के ऊपर जो आवेश है उसके कारण उत्पन्न आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा, क्योंकि अब इसके कारण इसके पृष्ठ के ऊपर भी पोलराइजेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हाँ, फोर्थ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इसके अंदर जो रैंडमली यादृच्छिक रूप से जो डाइपोल उपस्थित है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो रैंडमली जब डाइपोल उपस्थित होता है ना, तो उस कंडीशन में ये डाइपोल्स जो होते हैं वो आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो ना तो प्लस बचा ना माइनस बचा, तो रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स जो होंगे उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अंदर तो इसके अंदर अब कोई भी आवेश रहा ही नहीं, रैंडमली व्यवस्थित था। तो प्लस और माइनस जब रैंडमली व्यवस्थित होंगे तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट इसमें कर देंगे। मतलब कुल मिला के जितना डाइपोल होंगे ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और उसके वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो जो E1 वेक्टर है वो किसके कारण है, वो है पृष्ठ पर मुक्त आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। E2 वेक्टर देखो, E2 वेक्टर का मान क्या होगा इसके अंदर, पृष्ठ पर ध्रुवित आवेशों के कारण विद्युत। थर्ड इसके अंदर क्या आ जाएगा, गुहिका के पृष्ठ के ऊपर ध्रुवित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब वापिस ये बाहर वाला आवेश है उसके कारण इसमें ध्रुवण के ऊपर कारण इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आवेश प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। E3 का मान क्या हो जाएगा, गुहिका यहाँ पे हमने गोली गुहिका को माना है, मतलब गोली आकृति ली है जिसको गुहिका नाम दिया गया है और कुछ भी नहीं है ये एक प्रकार से, मतलब आप गोली अल्पांश मान लो तो भी वही बात है,
नहीं तो फिर क्या कर सकते हो कि गुई का भी बोलो तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर से हमने कोई छोटा पार्ट लिया है, उसके ऊपर इफेक्ट ज्ञात करेंगे तो बाकी वाला ये पता चल जाएगा। इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे ना तो हमें ये पता चल जाएगा टोटली कितना इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास है, उसके बारे में पता चल जाएगा। गुई का के बोलिए प्रश्न पर। ध्रुवित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। ई फॉर वेक्टर, ई फॉर वेक्टर का मान क्या हो जाएगा? गुहिका में उपस्थित आणविक द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इसका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड जो आणविक द्विध्रुव होते हैं उसके कारण आवेश का मान 0 हो जाएगा अंदर, और ई का मान भी उसके कारण क्या हो जाएगा? 0। रैंडमली ओरिएंटेड के अंदर जो एक दूसरे को ये डाइपोल कैंसिल आउट कर देते हैं, इस वजह से इनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब देखो, तो अब इसके अंदर आपके पास में टोटल इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी टर्म्स बच गई? 3 टर्म्स बच गई, ठीक है। 3 बची ना, ई फॉर तो 0 हो गया, तो यहाँ पे ई वेक्टर बराबर ई इफेक्टिव वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3। अब देखो, अब तीनों का ही आप अलग अलग मान लिखना चाहोगे, मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए आप देखो, जो प्लेट है उन प्लेटों पे मुक्त आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किसके ऊपर? प्लेटों पर। क्या होगा? प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपको मालूम है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मतलब उस पृष्ठ के ऊपर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में आपने कितने आवेश का वितरण किया है उसके ऊपर वो सब कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ से E1 वेक्टर का मान तो क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा एफ लिख लेना साथ, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है वो फ्री कंडीशन के अंदर है, किसी के कारण प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसके ऊपर हमने बाहर से आवेश आरोपित किया है मुक्त अवस्था में, तब उसके कारण क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे सिग्मा कौन सा आएगा? फ्री वाली कंडीशन का आएगा। सेकंड, प्लेटों के पृष्ठ पर ध्रुवित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसका मान E2 वेक्टर बराबर आप क्या लिखोगे? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये E2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर आएगा कैसा अब यहाँ पे? नेगेटिव, क्योंकि अब डायरेक्शन देखोगे तो क्या हो गई? उल्टी हो गई, इस वजह से, ठीक है ना। तो सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अगर आप E1 और E2 का मान रखोगे इसके अंदर इक्वेशन में, ये इफेक्टिव के अंदर, तो ये वैल्यू जो है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी? सिग्मा ऑफ एफ माइनस सिग्मा ऑफ पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस E3 वेक्टर, ठीक है। ई इफेक्टिव इस को हम क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर प्लस या ई लोकल। अब आपको लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड स्थानिक विद्युत क्षेत्र का मान ही बाकी रह गया ज्ञात करना, और वो क्या है? इनके ऊपर जो ये इसके कारण इसके ऊपर आवेश प्रोड्यूस है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें ज्ञात करना है। जो आवेश है जो इसके ऊपर इस गुहिका के ऊपर वो वाला एक आपको ज्ञात करना है। मतलब कुल मिला के इस क्षेत्र के अंदर जो बीच वाला क्षेत्र है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, स्थानिक विद्युत क्षेत्र पोलराइजेशन के कारण उत्पन्न हुआ उसको ज्ञात करना बाकी रहा है, क्योंकि उसी के कारण पूरा का पूरा पराविद्युत पदार्थ जो है वो क्या होगा? आपके पोलराइज होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या नंबर लगा दो, नंबर 1 लगा। अब देखो एक डायग्राम से समझाता हूं। देखो गुही का, हमने गोली गुही का ली है, तो उसके लिए अगर हमने गोली गुही का ली है तो आपको मालूम है गोलाकार आकृति जो होती है वो कैसी 0 से r रेडियस तक की अलग अलग शक्तियों से मिलकर बनी हुई होती है, ये आपको मालूम है। तो आप उसमें से किसी एक शक्ति के ऊपर आप अगर क्या कर लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात कर लेते हो, तो उसके 50 उसका पूरा अगर उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पूरे के पूरे गोले के भी बारे में पता चलेगा या नहीं चलेगा। मतलब अभी आपने गुही का ली, तो गुही का हमने कैसे लिए, गोली गुही का, ठीक है, ये हमने गोली गुही का ली। इसके ऊपर हमने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तभी इसके ऊपर आवेश प्रोड्यूस हो रहा है। आपने डायग्राम में भी देखा था, अभी हमने गोली गुली का ली थी, उसमें बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उसके कारण जो अंदर वाले प्रेशर उसके ऊपर भी क्या होता है, आवेश के उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ध्रुवण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर भी क्या उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार से पोलराइजेशन के कारण आवेश उत्पन्न होता है। आधे के ऊपर कौन सा उत्पन्न होगा, माइनस वाली साइड में प्लस वाला आवेश, दूसरी आधी पृष्ठ के ऊपर क्या होगा, आपके नेगेटिव आवेश प्रोड्यूस होगा। अब इस कंडीशन के अंदर अगर हमें इसके ऊपर जो आर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण अगर उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शक्तियों के टुकड़ों के अंदर विभाजित करना पड़ेगा, या एक हमें क्या लेनी पड़ेगी, अल्पांश रिंग लेनी पड़ेगी। उस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करके हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि इससे आर रेडियस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आवेश है, हमने क्या ली, एक अल्पांश रिंग ले ली, ठीक है, आर की रेडियस होगी, ठीक है, इसकी ये भी आर होगी, पर ये एंगल अगर थीटा और ये डी थीटा हो तो आपको मालूम होगा इस रिंग की रेडियस कितनी होगी। कौन सा घटक लोगे इस थीटा वाले का, आर के लिए लंबवत घटक लोगे, तो लंबवत घटक यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर आ जाएगी, आर साइन थीटा के, और ये वाली वैल्यू जो है वो आर किसके बराबर आ जाएगी, आर कोस थीटा के बराबर आएगी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव आवेश उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और एक बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ पोलराइजेशन भी प्रोड्यूस होगा, मतलब ध्रुवण भी होगा, उसको हम किससे लिख सकते हैं, पी से लिख सकते हैं। दूसरा इसी डायरेक्शन में और क्या है आपके पास में, बाहर से लगा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ई वेक्टर। इन दोनों का यहाँ पे उपस्थित आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ एंगल कितना होगा, थीटा, मतलब आपने जो अल्पांश रिंग लिए उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही रहेगा, क्योंकि आप देखोगे इसी तरीके से इससे बाहर की तरफ जा रही है ये, और ये इसके साथ में एकदम स्ट्रेट जैसे सीधी जा रही है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के साथ में कितने का एंगल बना रही है, थीटा, और ये इसी डायरेक्शन में इससे बाहर की तरफ, इसके लिए इसके अंदर बीच में भी क्या होगा, एंगल थीटा हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे जो ये अल्पांश आवेश है ना, ये जो अल्पांश टुकड़ा लिया इसके ऊपर आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम किससे लिख देते हैं, ई डैश वेक्टर से लिख देते हैं। पूरे का थोड़ी लिख रहे हैं, पूरे का लिखेंगे तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, ई3 पूरी गुही का के ऊपर वाला, पर लिया तो अभी हमने ऐसे अल्पांश टुकड़ा है, इसे मान लेते हैं इसके ऊपर क्या है, ई डैश है, यहाँ पे इसको स्मॉल डी ई डैश, क्योंकि अल्पांश टुकड़ा लिया है तो स्मॉल डी ई डैश से लिख देते हैं, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी त्रिज्यीय घटक के अनुदिश, आर वेक्टर के अनुदिश है, ठीक है, और इसके पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी इससे क्या होगा, लंबवत बाहर की तरफ होगा, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर है, तो इससे पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसी दिशा में बाहर की तरफ होगा, ds वेक्टर। तो उस कंडीशन में अगर हम इस ई वेक्टर की डायरेक्शन में इस अल्पांश रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको अगर इस डायरेक्शन में लिखना चाहेंगे तो कौन सा आएगा, डी डैश cos थीटा आएगा, इस डायरेक्शन के अंदर, इसके सरफेस वाली डायरेक्शन के अंदर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों के अंदर डिवाइड करोगे, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, डी डैश साइन थीटा आ जाएगा। तो अब देखो रिंग की रेडियस मालूम है आपको,
ठीक है, मोटाई को आप लिख लोगे आर डी थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना चाहोगे तो इस रिंग को अगर खोलोगे तो इसी तरीके से लंबी आएगी। ठीक है, अगर आपको इसकी एरिया यहां से यहां तक की इसकी विड्थ मालूम है आर डी थीटा। ठीक है, इसकी रेडियस, रिंग की रेडियस कितनी है, वर्ताकार आकृति में आर साइन थीटा, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो अगर इस रिंग का हम अगर एरिया लिखना चाहेंगे तो डीएस बराबर क्या होगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो डी एस बराबर क्या लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा में। मतलब अब आपको करना कुछ भी नहीं है, मतलब 0 से लेके पाई तक आप जितना घूमोगे ना उस कंडीशन के अंदर 0 से पाई के सापेक्ष अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो दूसरी चीज ये जब हमने पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, पोलराइजेशन वेक्टर की डेफिनेशन, तो उस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो उस पराविद्युत पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर ध्रुवित आवेश के पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। मतलब पी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है सिग्मा पी एन कैप के बराबर होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी। पराविद्युत पदार्थ के लिए हमने जब ध्रुवण सदिश निकाला था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो P है ध्रुवण सदिश है या टोटल ध्रुवणता है, मतलब आप ये बोल सकते हो टोटल पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो उस पृष्ठ के ऊपर एकांक क्षेत्रफल के अंदर उपस्थित उसके ऊपर आवेश के मान के बराबर, मतलब उसके पृष्ठ के अंदर आपने कितने आवेश का वितरण किया है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो तो गोले के पृष्ठ पर अगर आवेश कैसा ध्रुवित आवेश घनत्व अगर क्या है सिग्मा पी है, तो इस के अल्पांश पृष्ठ पर आवेश का मान क्या होगा सिग्मा पी बराबर आप क्या लिखोगे डी क्यू अपॉन डी एस लिखोगे 15 मिनट बाद में डी क्यू अपॉन डी एस के रूप में लिखोगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आवेश क्या होगा डी क्यू आवेश होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी क्यू का मान किसके बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा पी इंटू डी एस के बराबर आएगा। अब देखो ये सिग्मा पी इंटू डी एस आया है, ठीक है ना, पर यहाँ पे सिग्मा पी वेक्टर किसके बराबर है डायरेक्टली, अगर इसको डायरेक्शन के रूप में नहीं लिखे तो पी बराबर सीधा किसके आ जाएगा सिग्मा पी क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको डी क्यू को डी क्यू बराबर सिग्मा पी एन कैप डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ से ये सिग्मा पी जो है वो किसके बराबर है पी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वेक्टर के फॉर्मूले में लिखना चाहे तो, क्योंकि डायरेक्टली लिखोगे तो सिग्मा पी डी एस आ जाएगा। ठीक है, फिर वेक्टर के रूप में लिखोगे तो सिग्मा पी की भी डायरेक्शन होगी और क्षेत्रफल की तो आपको मालूम है उसके तल के लंबवत बाहर की तरफ डायरेक्शन होती ही है। अब देखो यहां से डी क्यू बराबर क्या आ गया पी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आ गया। अब देखो इसको अगर कांस्टेंट रूप में मतलब अदिश रूप में लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा पी डी एस कॉस थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो तो इस आवेश घनत्व के कारण इसके केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, जो आपके ये डीक्यू आवेश है इस डीक्यू आवेश के कारण इसके केंद्र के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो डी ई डैश होगा केंद्र को, ठीक है ना, इसके केंद्र पे अल्पांश आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ई डैश बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर बाहर की तरफ है, केंद्र से आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बाहर की तरफ, त्रिज्यीय घटक आर कैप के अनुदिश है। ठीक है, तो डी ई डैश बराबर ये आ गया। अब देखो यहाँ पे डी क्यू और इसका मान रखेंगे तो डी ई डैश वेक्टर जो है वो किसके बराबर आएगा के पी डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप के बराबर।
ठीक है, ये तो इस एक अल्पांश टुकड़े के कारण जो केंद्र के ऊपर आवेश अल्पांश केंद्र जो आवेश है उसके कारण केंद्र के ऊपर उत्पन्न हुए हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम पूरे के पूरे आवेश के कारण अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब देखो, अब अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसका घटक लिखना चाहेंगे तो उसका मान भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसके ऊपर अगर हम इस डीई का मान ज्ञात करेंगे, डीई डैश का मान पता चल गया तो इसके पृष्ठ के ऊपर, सारे के पृष्ठ के ऊपर अगर हम ऐसे ऐसे इसके इन घटकों को लेते जाएंगे तो पर्टिकुलर हर डायरेक्शन के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, इसका मान मिल जाएगा। मतलब जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, उसके कारण उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आपको इसके ऊपर पृष्ठ के ऊपर जो आवेश है उसके कारण आवेश घनत्व ज्ञात करना उसके बारे में पता चल जाए। क्योंकि आप देखो इसकी दिशा में जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए इसका घटक क्या है, डी डैश कॉस थीटा है, वो तो ओनली फॉर ओनली एक ही आवेश के कारण है। तो यहाँ पे डी का मान जो है डीई, या फिर आप ये कह सकते हो ई वेक्टर की दिशा में अल्पांश पृष्ठ पर क्षेत्र क्या होगा, ई वेक्टर की दिशा में इसका मान क्या होगा, डीई बराबर डीई डैश cos थीटा। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब यहां से डीई डैश का यहां पे मान रख दो, ठीक है, तो यहां से डीई किसके बराबर आ जाएगा, डीई बराबर 1/4πε0 पी डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आ रहा होगा कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहां पर वापिस से इस डीई के अंदर इस डी एस का मान रखोगे तो डीई किसके बराबर आ जाएगा, डीई बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहां तक मतलब जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो ना उस डायरेक्शन में पूरे पूरे अल्पांश आवेशों में इसके ऊपर जो आवेश उपस्थित है उसके कारण उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर जो घटक है उसका मान हमें ज्ञात करना है। ये ध्यान रखना मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डी डैश आर कैप की डायरेक्शन में है, ठीक है, पर हमें ज्ञात कौन सा करना है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन के अंदर जो मिलेगा तो उसका मान ई इफेक्टिव के रूप में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और लास्ट में साथ में क्लासेस मोसेस की इक्वेशन भी कर लेंगे।